हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टेरिडोफाइट्स कवर करेंगे कंप्लीट। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और क्लास 12th का भी कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ काफ़ी जल्दी। सो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। सो टेरिडोफाइट्स में द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइट में दो होते हैं, हॉर्सटेल्स और फर्न्स। दो टाइप के टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। तो मेडिसिनल पर्पसेस मतलब दवाइयाँ बनाने में, ठीक है, दवाइयों के प्रोडक्शन में। तो ये हो गया मेडिसिनल पर्पसेस का मतलब। और सॉइल बाइंडर्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे सॉइल हो और वहाँ पे प्लांट्स भी हों, तो वहाँ की सॉइल इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, कितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। लेकिन अगर सॉइल ऐसी है, उसके ऊपर प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे, तो सॉइल इरोजन हो जाता है और वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है सबसे ऊपर वाली, वो वहाँ से हट जाती है और वहाँ पे सैंडी सॉइल बन जाती है वो, मतलब इनफर्टाइल। उसमें आप कुछ भी उगाओगे तो इजीली ग्रो नहीं होगा। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स क्या होते हैं? कोई भी सजाने वाली चीज़। Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। आपको इसका थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है। आपने शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में। सो टेरिडोफाइट्स में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं थे तो वहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र होता था फूड का। तो मैं आपको बताऊँ तो जो ब्रायोफाइट्स हैं या एल्गी है, ठीक है, ये बहुत छोटे प्लांट्स हैं। छोटे प्लांट्स में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, है ना। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं ये थोड़े बड़े प्लांट्स हैं, मतलब ब्रायोफाइट से और एल्गी से तो बड़े ही हैं। तो जब ये प्लांट्स बड़े हैं तो इनमें डिफ्यूजन के थ्रू अगर चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की जाए तो वो बहुत टाइम लेती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इसलिए वैस्कुलर टिश्यूज स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, मतलब स्पेशली एक काम के लिए टिश्यूज बने हुए हैं कि वो खाना या पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना। इसलिए इसमें जाइलम एंड फ्लोएम की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू अगर इसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो उस स्लो प्रोसेस को ना यूज़ करते हुए हमने एक फास्ट प्रोसेस देखा इनमें, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके थ्रू पानी और खाना प्लांट में मूव करेगा। You shall study more about these tissues in Chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though sometimes they may flourish well in sandy soil condition। तो sandy soil में भी आ सकते हैं लेकिन mostly damp, shady places में पाए जाते हैं pteridophytes। You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle was gametophytic plant body। तो ब्रायोफाइट्स में क्या था? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट थी। डोमिनेंट मतलब कोई ऐसा फेज जो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर जाए। अब अगर हम बात करें स्पोरोफिटिक फेज की, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की ब्रायोफाइट्स में, तो वो इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रहती, वो गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक। However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root। तो यहाँ पे ट्रू रूट भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी है, यानी कि स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी होने का मतलब कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, वो खुद से अपना खाना बना के खाता है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड मिलेगा हमें रूट, स्टेम एंड लीव्स में। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज। तो वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमने बात कर ही ली। The leaves in Pteridophyta are small microphylla as in Selaginella or large macrophylla as in ferns। तो माइक्रो का मतलब तो छोटा ही है और फिल मतलब लीव। मैक्रो मतलब लार्ज, फिल मतलब लीव। तो जिस टेरिडोफाइट में स्मॉल लीफ होगी उसको कहेंगे माइक्रोफिल, और इसका एग्जाम्पल है सेलाजिनेला, है ना। और जिसमें लार्ज लीफ होंगी
उनको कहेंगे मैक्रोफिल, और इसका एग्जाम्पल है फर्न्स। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको आप ऐसे याद रखना कि टेरिडोफाइट में उल्टा चलते हैं। अब टेरिडोफाइट में हमने सैलाजिनेला नाम पढ़ा, कितना लंबा नाम है, लेकिन इसकी लीफ कैसी हैं? छोटी हैं, स्मॉल। और एक और नाम पढ़ा हमने फर्न, तो छोटा सा नाम है लेकिन लीव्स इसकी बड़ी हैं। द स्पोरोफाइट्स bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls। तो स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? स्पोरोफिल होते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस जिसके थ्रू स्पोरेंजिया सबटेंडेड होता है। सबटेंडेड मतलब उस पे प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल्स पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। बस ये जो घुमा फिरा के उन्होंने बोला है, इसका मतलब यही है कि स्पोरोफिल्स पे स्पोरेंजिया होता है और स्पोरोफिल्स होते हैं लीफ लाइक। In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones। तो स्पोरोफिल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके हमने कोनिकल शेप दे दी, तो उसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे भला? कोन्स बोल देंगे। कोनिकल शेप दे दी तो कौन बोलेंगे या स्ट्रोबिलाई, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया, सैलाजिनेला और इक्विसेटम। दो एग्जाम्पल हो गए, सैलाजिनेला एंड इक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। तो मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि मियोसिस क्या होती है। मियोसिस वो प्रोसेस होता है जो होता है रिडक्शनल डिवीजन, है ना। रिडक्शनल डिवीजन होगा तो वो डिप्लॉइड को रिड्यूस करके हैप्लॉइड बनाएगा, है ना। हमने कहीं ये तो नहीं पढ़ा कि n/2 किसी में नंबर ऑफ वो हैं क्रोमोसोम्स, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इन स्पोर मदर सेल्स, तो स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो होंगी 2n, उनसे मियोसिस होगा, उनसे और स्पोर बन जाएगा, स्पोर होगा n क्योंकि मियोसिस हुआ। The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट को एक तरह से समझ लो डेवलप होते हैं। टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस, स्मॉल बट मल्टीसेल्यूलर। तो जो स्पोर्स हैं हमारे, स्पोर्स स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो जब स्पोर्स बनेंगे वो जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट को सिंपली कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट हो गए, है ना। डिफ्रेंशिएट या डेवलप हो गए। तो जब डेवलप हुए तो उन्होंने बनाया प्रोथैलस। और इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब छोटा सा, मतलब जो हम नोटिस ना कर पाए आसानी से। स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर, छोटा होता है लेकिन मल्टी सेल्यूलर होता है प्रोथैलस। ये फ्री लिविंग होता है प्रोथैलस, और फोटोसिंथेटिक होगा मोस्टली क्योंकि फ्री लिविंग है। थैलॉइड, थैलॉइड मतलब इसकी प्रॉपर इसमें पार्ट्स नहीं होते, रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट लाइक और स्टेम लाइक वगैरह ऐसे कुछ होगा इसमें। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow। तो ये जो gametophytes हैं इनको cool, damp और shady places चाहिए grow होने के लिए। Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions। तो ये कहना चाहते हैं कि gametophytes टेरिडोफाइट्स केवल एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला आपसे कि मुझे एक कार ख़रीदनी है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, मुझे बस कोई भी रैंडमली कार चाहिए, ज़रूरत है मुझे, और बजट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोई सी भी रैंडम कार उठा के जो आपको ठीक लगेगी वो ला के मुझे दे दोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मेरे को रेड कलर की कार चाहिए और उसका इंजन होना चाहिए इतने सीसी का या उसकी पावर इतनी होनी चाहिए, तो आप एक पर्टिकुलर कार के लिए जाओगे उसके लिए, है ना। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि मेरे को यहाँ पे ग्रो होना है और जहाँ पे ज़्यादा ड्राई रीजन है वहाँ पे मुझे ग्रो ही नहीं होना,
तो ड्राई रीजन में तो ये होने का ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ड्राई रीजन्स को हटा दो, ठीक है, ड्राई रीजन्स हट गए। अब कोई प्लेस में पानी तो है लेकिन वो हॉट है, अब ये कूल जगह पे उगते हैं, है ना, तो ये हॉट जगह पे भी नहीं होंगे। तो जितनी ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी ना, उतने कम एरिया में ग्रो कर पाएंगे, इसलिए एक्सक्लूसिव होते हैं कुछ जोग्राफिकल रीजन्स के लिए। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। तो मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया, हमने एंथर पढ़ा है ना, एंथर, तो एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, एंड आर्किगोनिया, आर्किगोनिया हो जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। Water is required for transfer of antherozoids, the male gametes released from the antheridia to the mouth of archegonium। तो जो इसके गैमीट्स हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए, जो मेल गैमीट के ट्रांसफ़र के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, सो दैट द वाटर कैन कैरी द एंथ्रोजॉइड्स टूवर्ड्स द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो सबसे पहले जो भी सेल बनता है वो होता है, उसका नाम होता है जाइगोट। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte which is dominant phase of the pteridophytes। तो हमने पढ़ा कि dominant phase कौन सा है, sporophyte, well differentiated multicellular होता है। In majority of the pteridophytes all the spores are of similar kinds, such plants are called homosporous। तो जहाँ पे भी जितने भी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो सब सेम तरह के होंगे, देखने में भी सेम और उनका मटेरियल भी सेम, तो उनको कह देंगे हम होमोस्पोरस, सिमिलर काइंड के, है ना। जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो, आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे वो अलग तरह के होंगे। इसमें एग्जाम्पल याद रखना, दोनों एस से याद रखना, सेसा याद रखना, सेसा, सेसा सेसा। तो सेसा से क्या याद रहेगा आपको, सेसा मतलब एक लार्ज एक स्मॉल, तो ये हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रेस्पेक्टिवली। तो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर में आपको डिफरेंस बताऊं, मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल होता है, ठीक, और जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल होता है। तो मेगास्पोर किस में डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में, और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट में। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब स्पोर्स डेवलप होंगे तो स्पोर्स किस में डेवलप होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, ये रहा, स्पोर्स जर्मिनेट, द स्पोर्स जर्मिनेट, और हमें क्या देते हैं, प्रोथैलस। तो उसी से रिलेट कर लो आप इसको कि जब भी मेगास्पोर जर्मिनेट करेंगे वो बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और जब भी मेल जर्मिनेट करेंगे, आई एम सॉरी, और जब भी माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे वो बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स। अब ये डिपेंड, ये हमें नहीं पता होता कि कब तक होगा। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड मतलब जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट रह जाएगा, वो अलग से अपना एक प्लांट नहीं बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कब तक ये अपने पेरेंट्स के ऊपर पलता है। ये भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो जाए जल्दी, जैसे कुछ लोग होते हैं वो छोटी एज में काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही इसमें होता है कि जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है वो वेरिएबल पीरियड्स तक रहता है अपने पेरेंट, क्या होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों बोला, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जो स्टेज है वो स्पोरोफाइट की है ना। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो जाइगोट होगा वो ये एम्ब्रियो में बदलेगा, कहाँ, फीमेल गैमेटोफाइट में। दिस इवेंट is a precursor to the seed habit considered an important step in evolution। तो ये इवेंट जो है ये प्रीकर्सर है, मतलब पहले होता है, टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है उसके लिए।
द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस: सेलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम याद करते हैं। सेलॉप्सिडा का इजी है, PSI है और PSIL है ना। तो सेलॉप्सिडा का हो गया जाइलोटम, इसको साइलोटम नहीं बोलते, इसको जाइलोटम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का एक एग्जाम्पल ईजी है, लाइकोपोडियम, लेकिन सेलाजिनेला लाइकोप्सिडा का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, स्फेनोप्सिडा का इक्वेसेटम और टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो टेरोप्सिडा में इतना तो याद हो जाएगा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस जहाँ पे भी आ जाए वो टेरोप्सिडा का हो जाएगा। और इसका एक एक्सेप्शन है एडियंटम, मतलब ये ध्यान रखने के लिए, जहाँ पे भी टेरो आ जाए, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, तो ये हो जाएगा टेरोप्सिडा। और एक और एग्जांपल है इसका एडियंटम। स्फेनोप्सिडा का हो जाएगा इक्वेसेटम, और लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला, साइलोप्सिडा का जाइलोटम। तो इसी के साथ हमारा टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी चैप्टर हो क्लास 11th या 12th का, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर कवर करूँगा, या फिर उसकी एक शॉर्ट बना दूँगा और ट्राई करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूँ उसका। इसके एक बार डायग्राम्स देख लेते हैं। तो ए है सेलेजिनेला, बी है इक्विसेटम। तो सेलेजिनेला का याद रखो, कैसे याद रखोगे? इसमें रूट है, स्टेम है और लीव्स है, छोटी छोटी लीव्स हैं, और जो एरियल रूट्स हैं वो भी दिख रही हैं। ठीक है, और इक्विसेटम, इक्विसेटम का याद रखो, दोनों तरफ इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर 4 हैं, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 4 है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो सी है ये वाला, ये फर्न है, और डी है सेल्विनिया। सेल्विनिया का ध्यान रखो, पुदीना जैसे दिखता है। ठीक है, तो हमारे डायग्राम्स भी कवर हो गए, और मैं ये ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आपके सामने थोड़े क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।